यूपी डीएलएड की थर्ड सेमेस्टर की आपकी जो परीक्षा हैं वो 12 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही हैं। अभी 2 दिन का जो समय है वो आपका बचा हुआ है। और यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आपका जो पहला पेपर होता है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध और नवाचार, ये आपका फर्स्ट पेपर होता है। इस पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है वो आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सभी ओल्ड पुराने पेपर जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आप इनको पढ़कर जरूर जाइए एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से प्रश्न लगातार रिपीट होते हैं। अगर आप इनको पढ़कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता हासिल होगी। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुराने पेपरों में नहीं भी आए हैं, तो सारी चीज़ें अगर आप पढ़कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जो पेपर है वो थोड़ा इजी लगेगा। जो अभ्यर्थी नहीं पढ़ते हैं वो कई बार क्या होता है बाद में उन्हें फिर पेपर कठिन लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़कर जाइए। और ये पहले के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है, किन चीज़ों का चयन किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला आंसर आपका शिक्षण नीतियों और युक्तियों का, दूसरा है आपका पाठ्यक्रम का, तीसरा ऑप्शन है आपका मूल्यांकन प्रणाली का, चौथा ऑप्शन है आपका मूल्यांकन उपकरणों का। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका शिक्षण नीतियों और युक्तियों का, ठीक है। इसके बाद दूसरा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार क्या है। प्रार्थना स्थल पर जो गतिविधियां की जाती हैं उसमें कौन कौन सी अब नई चीज़ों को शामिल किया जा रहा है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका ड्रम, दूसरा है संगीत, तीसरा ऑप्शन है आपका आ एवं बा दोनों, यानी कि ड्रम और संगीत दोनों, चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ड्रम और संगीत दोनों। इन चीज़ों को अभी शामिल किया जा रहा है प्रार्थना स्थल पर गतिविधियों में। तो ये नई नई चीज़ें हैं जो कि नवाचार के रूप में प्रयुक्त हो रही हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा आ एवं बा दोनों, ठीक। इसके अलावा अगला सवाल आपके सामने है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य कौन कौन से हैं, जैसे कि सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि और मातृत्व का विकास, ये सारे रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य हैं। लेकिन परीक्षाओं की तैयारी करना ये आपका रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो यही चीज़ आपसे पूछी जा रही है। परीक्षा में आप हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ें। कई बार क्या होता है आप परीक्षा यानी कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं, जल्दबाजी में आंसर टिक करते हैं, जिस वजह से आपका जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो सावधानी पूर्वक पढ़ें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव वे में पूछा जाता है, जिसकी यहाँ पर पूछा गया है। और कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पॉजिटिव वे में पढ़ते हैं, जिसकी यहाँ पर पूछा जा रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्जाम हॉल में होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें निगेटिव वर्ड्स यहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो चीज़ पूछी जा रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका परीक्षाओं को तैयार करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल आपका, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है। मापन हो जाता है आपका जो मेजरमेंट है वो किससे संबंधित है, गणित से, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान या अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मापन होता है, मेजरमेंट होता है, वो मुख्य रूप से मैथ यानी कि गणित से संबंधित होता है। तो इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो होगा गणित। ये सवाल भी 2023 में आया हुआ है। ये सारे सवाल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रश्न देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न 2023 में आए हुए हैं। अभी 2018-19, ठीक है, इस तरह से पुरानी सभी पेपरों के जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं वो इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। 5वां सवाल है यहाँ पर आपका, ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी, सन बताना है यहाँ पर आपको। और ये सवाल देख लीजिए, 3 वर्षों से लगातार रिपीट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सन 1956 में। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन क्या होता है। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन केवल गुणात्मक होता है या फिर केवल मात्रात्मक होता है। तो यहाँ पर आपका जो मूल्यांकन होता है वो होता है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, ठीक है। तो मूल्यांकन को हम मात्रात्मक रूप में भी करते हैं और गुणात्मक रूप में भी करते हैं। तो आपका जो मूल्यांकन है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सा वाला, ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल आप देख पा रहे होंगे, ये सवाल भी सन 2019 और 2023 में पेपर में आ चुका है। तो इन सवालों को आप बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाएँ। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान क्या हैं, शिक्षण उद्देश्य है, सीखने से उत्पन्न अनुभव है या व्यवहार परिवर्तन है या ये सभी हैं।
तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 8 नंबर सवाल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक और छात्र ये निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पढ़कर जाएं। और ये यहाँ पर पिछले साल भी परीक्षा में आ चुका है। ये कथन किसका है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रॉनबेक का। ठीक है, इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रॉनबेक का ही। ठीक, तो यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? प्रायोगिक मूल्यांकन के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, और ये सवाल भी सन 2023 में आ चुका है। प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है? प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है ये नहीं पूछा जा रहा, बल्कि प्रायोगिक मूल्यांकन किन किन सब्जेक्ट में होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रायोगिक मूल्यांकन यानी कि जो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, प्रायोगिक मूल्यांकन नहीं होता है, जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं वही आपका प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो इसमें प्रायोगिक मूल्यांकन यानी कि आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो किन किन सब्जेक्ट में होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो हिंदी और संस्कृत में तो होते नहीं हैं, इतिहास और नागरिक शास्त्र में भी नहीं होते हैं, दर्शन शास्त्र में भी नहीं होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा विज्ञान, भूगोल और कृषि। इन सभी सब्जेक्ट में क्या होते हैं? प्रैक्टिकल्स होते हैं, यानी कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और अगला सवाल है 10 नंबर का। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है उसका केंद्र बिंदु क्या होता है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो मेन पॉइंट यानी कि जो केंद्र बिंदु होता है वो विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी को ध्यान में रखकर ही इवैल्यूएशन यानी कि जो मूल्यांकन है वो किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि पिछले वर्षों की परीक्षाओं में लगातार आए हुए हैं एग्जाम में। 11 नंबर का सवाल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष या ये सभी। ठीक, तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार के बारे में आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ये जो सभी पॉइंट हैं ये आपके नवाचार हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टोली शिक्षण यानी कि टोली में बिठाकर बच्चों को पढ़ाना, शिक्षण करना, या खुली कक्षा कक्ष में बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन, ये सारे के सारे आपके नवाचार हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। ब्लूप्रिंट क्या है? ठीक है, प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट की ये प्रक्रिया है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला है, शिक्षण की आधारशिला है, विद्यालय की आधारशिला है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ठीक है, तो अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। ये प्रश्न भी देख लीजिए, कई बार रिपीट हुआ है। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़कर जाएंगे, पुराने सवालों को पढ़कर जाएंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये चीज़ आपको बार बार बताई जा रही है। तो अगला सवाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? समस्या का तुरंत हल, समस्या भी हमारा, हल भी हमारा। इसके बाद सिद्धांत का निर्माण करना, बड़ी से बड़ी समस्या का हल। ये सवाल भी पिछले बार 2 परीक्षाओं में आ चुका है, 2019 में और 2023 में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका समस्या भी हमारा, हल भी हमारा। जब समस्या हमारी है तो हल कौन करेगा? हल भी हम ही करेंगे। ये क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। इसके बाद अगला सवाल है आपका 14 नंबर का। इसे आप देखेंगे यहाँ पर, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है? सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था या उपर्युक्त सभी। तो सामुदायिक सहभागिता में कि नवाचार है, ये सभी चीज़ें जो है वो सामुदायिक सहभागिता में नवाचार हैं। अगला सवाल यहाँ पर आप देख लेंगे 15 नंबर का है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये किसका कथन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो कथन है वो टीपी नन जी का है। इन्होंने कहा था बचाव जो है वो निदान का उच्चतम स्तर है। ये सवाल भी पिछले बार सन 2022 और सन 2023 में लगातार रिपीट हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते होंगे कितने ज़्यादा सवाल जो हैं वो यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन्हें पढ़कर ज़रूर जाइएगा ताकि आपको यहाँ पर आसानी से सवाल जो हैं वो हल कर सकें परीक्षाओं में। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? मूल्यांकन का जो भावात्मक पक्ष होता है उसका संबंध किससे है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सूचनाओं का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, तथ्यों के विश्लेषण का, रुचियों का। तो यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से किसका संबंध होता है? तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जो संबंध है मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से। तो जो रुचि है, रुचियों का संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है। इसके बाद अगला सवाल है आपका, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? 2 क्रियाएं होती हैं, 3 क्रियाएं होती हैं, 4 क्रियाएं होती हैं या फिर 5 क्रियाएं होती हैं?
तो मूल्य सतत और व्यापक जो मूल्यांकन होता है आपका, इसकी प्रक्रिया में मुख्यतः 5 प्रक्रियाएं होती हैं। अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और अगला सवाल आपका आ चुका 18 नंबर का। ये किसका कथन है? कथन यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय और क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन और मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। गुड का कथन है, फ्रॉवेल का, महात्मा गांधी जी का, या फिर कोरे का। तो ये जो कथन है वो कोरे का है। ये आपका 18 नंबर का सवाल हो गया। अगला सवाल यहाँ पर आप देख लीजिए, मापन क्या होता है? मापन गुणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, या फिर तुलनात्मक होता है? तो आपका जो मापन होता है वो आता है आपका मात्रात्मक, ठीक है, ये मात्रात्मक होता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था मूल्यांकन के बारे में, ठीक है। मूल्यांकन जो होता है आपका वो गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, लेकिन जो मापन होता है वो केवल मात्रात्मक होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और अगला सवाल यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला सवाल है आपका 43 नंबर का। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। ये कथन किसका है? प्लेटो का है, अरस्तू का है, रॉस का है, या ह्यूम का है? तो ये जो कथन है आपका, ये रॉस का कथन है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आद्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है। अगला सवाल आपका निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। ये सवाल सन 2018 में आ चुका है पेपर में, तो इसे आप जरूर ध्यान दें। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं, पहला उदाहरणार्थ प्रश्न या पुनः स्मरण प्रश्न, उसके बाद प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा उदाहरणार्थ वाले प्रश्न जो होते हैं वो निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न होते हैं। इसके बाद 45 नंबर सवाल है आपका, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। जो आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा जो होती है उसकी कौन सी विशेषता नहीं होती है? समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना और प्रशासन की सुगमता। जो आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है उसमें समय की मितव्ययिता होती है, ठीक है, निश्चित रूप से, क्योंकि उसमें बहुत ही कम समय में परीक्षा समाप्त हो जाती है और उसका मूल्यांकन भी आसानी से किया जा सकता है। रचना और प्रशासन की भी सुगमता होती है, लेकिन पाठ्यक्रम की व्यापकता उसमें नहीं होती है। इसके अलावा अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और पूछ रहा है आपसे कि समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। ये किस टाइप का कथन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्रियात्मक शोध का कथन है। क्रियात्मक शोध में ही हम कहते हैं कि समस्या हमारी है तो हल भी हमारा ही होगा। इसके बाद अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। ये सारे सवाल आप देख पा रहे होंगे सन 2018 में परीक्षाओं में आ चुके हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखें। तो शैक्षिक मूल्यांकन का अंग कौन सा है? व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव या अधिगम अनुभव? तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अधिगम अनुभव, जो है शैक्षिक मूल्यांकन का एक अंग है। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना समाधान का पूर्ण अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव किया ही नहीं जाता है। तो परिकल्पना जो होती है वो समाधान का पूर्ण अनुमान होती है। कोई भी परिकल्पना हम करते हैं किसी भी समस्या के समाधान का, जब हम अनुमान लगाते हैं, ठीक है, तो वही हमारी परिकल्पना होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, मापन का सामान्य सिद्धांत जो है वो संबंधित है। ये क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग में भी आपको बताया गया था। मापन का जो सामान्य सिद्धांत है वो आपका मैथ यानी कि गणित से रिलेटेड है। आप देख सकते होंगे पहले लगातार ये परीक्षाओं में प्रश्न जो है वो रिपीटेड, लगातार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 50 नंबर है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। ये किसका कथन है? ये आपसे पूछा जा रहा है और ये सवाल भी सन 2018 की परीक्षाओं में आ चुका है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बर्ट्रैंड रसेल का, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। ये मापन की यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है और ये डेफिनेशन किसने दी है? बर्ट्रैंड रसेल ने। अगला सवाल है आपका क्या नंबर का, शैक्षिक उद्देश्य के अंग क्या क्या हैं? बालक, समाज, विषय वस्तु या प्रयुक्त सभी? तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग ये सभी होते हैं। बालक, समाज, विषय वस्तु सारे के सारे शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयुक्त सभी। इसके बाद अगला सवाल आपका, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से पूछा जा रहा है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र कौन सा है जिसमें बालक के विभिन्न कौशल
विकसित होते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र है, भावात्मक क्षेत्र है, क्रियात्मक क्षेत्र या फिर उपर्युक्त सभी। तो इन सभी क्षेत्रों में बालकों के अलग अलग विभिन्न जो कौशल हैं वो विकसित होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और आपका अगला सवाल आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा। ठीक, अगले सवाल जो है आपका वो है बौद्धिक योग्यताओं में बोध का अंग नहीं है। ये सवाल भी आपका सन 2018 की परीक्षाओं में आ चुका है। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अनुवाद जो है वो बोध का अंग नहीं है, विवेचना या विस्तार या अनुप्रयोग, कौन सा जो है अंग है जो बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है? तो जो अनुप्रयोग है ये बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं हम यहाँ पर। रॉस का कथन है, रॉस का कौन सा कथन है? बचाव निदान का निम्नतम स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निदान का मध्यतम स्तर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रॉस का एक फेमस कथन है कि जो बचाव है वो निदान का उच्चतम स्तर है। यहाँ पर बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये रॉस का कथन है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी परीक्षाओं में आ सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लें। अगला सवाल हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एंड तक कंप्लीट पूरा देखें, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा सफलता मिल सके, परीक्षाओं में आप अच्छे से पेपर को सॉल्व कर सकें। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्रियात्मक शोध है उसके प्रवर्तक कौन है? एस.एस. स्टीवेंस, स्टीफन एम कोरे, जी.सी. हेल्म्सडेटर, ब्रैडफील्ड। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक स्टीफन एम कोरे जी हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब किया गया? सन 2009 में, सन 2008 में, सन 2010 में या सन 2011 में? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का जो आपका प्रारंभ है वो हुआ था सन 2009 में। इसके बाद अगला सवाल आपका, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं, 60 अंक का प्राप्त करना क्या है? ठीक, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो 60 अंक प्राप्त हुए हैं ये क्या है? तो यहाँ पर मापन है, ये मूल्यांकन है या परीक्षण है या फिर उपलब्धि है? तो इसका प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका मापन। ठीक, अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर 63 नंबर का सवाल आपके सामने है। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की कौन सी पुस्तक है? पुस्तक से रिलेटेड ये सवाल आया है। स्टीफन एम कोरे, इनकी पुस्तक का नाम है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ये इनकी पुस्तक है और ये इनकी पुस्तक का नाम है इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ये आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 64 नंबर का सवाल है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता जो है वो छात्र को होती है, शिक्षक को होती है, अभिभावक और समाज को होती है या फिर सभी को होती है? तो जो मूल्यांकन की जो शैक्षिक आवश्यकता है वो छात्र को भी पड़ती है, शिक्षक को भी पड़ती है, अभिभावक और समाज को भी पड़ती है। तो सभी लोगों को मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता होती है, इसलिए इस सवाल का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सभी को। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 5 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, 6 पक्ष होते हैं या 4 पक्ष होते हैं? तो दोस्तों सामान्य रूप से आपका जो मूल्यांकन होता है उसके टोटल 6 पक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला सवाल आपका सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? ये सवाल सारे 2019 में आ चुके हैं, आप देख सकते हो कि सारे सवाल रिपीटेड हैं, ठीक है, तो इन्हें आप जरूर एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य क्या होता है? सत्र में 2 बार परीक्षा लेना, सत्र में 3 बार परीक्षा लेना, सुविधानुसार परीक्षा लेना, सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द वाला, ठीक है, सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना, ना कि परीक्षा लेना अलग अलग चरणों में। तो यहाँ पर ये सतत मूल्यांकन से ये तात्पर्य होता है। सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है सत्र प्रारंभ जब हुआ तब से लेकर सत्र का जब एंड हो रहा है तब तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना कि उसने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। इसके बाद 67 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। शैक्षिक शोध को 7 वर्गों में बांटा जाता है, 6 वर्गों में, 3 वर्गों में या फिर 5 वर्गों में? तो शैक्षिक शोध जो होता है उसको सामान्यतः यहाँ पर आपका 6 वर्गों में बांटा जाता है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? ये चीज़ आपको बार बार ध्यान रखना है, सवाल जब भी आप पढ़ें तो ये जो नेगेटिव पॉइंट लिखा हुआ रहता है इसे आप ध्यान दें कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो मूल्य आंकना है जो है ये वाला ऑप्शन है आपका द मूल्य आंकना, ये ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी विश्लेषण करना, संश्लेषण करना और मूल्यांकन करना
ये सारे के सारे आपके ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये तीनों ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये इसलिए ये आपके राइट आंसर नहीं होंगे। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा मूल्यांकन। ये ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल आपका, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? व्यक्तिकरण कहलाता है, व्यक्तिकरण, समीक्षा करना, प्रत्ययन या परिकल्पना। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका परिकल्पना या उपकल्पना। किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर, जैसे कोई समस्या हमारे सामने, हम सोच रहे हैं कि इसका उत्तर ये हो सकता है, हम अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान को ही क्या बोलते हैं? परिकल्पना करना। ठीक, अगला सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, ये सारे सवाल आप देख सकते होंगे, पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। अगला सवाल आपका, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण कौन सा होता है? निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण, सांख्यिकीय विश्लेषण। तो क्रियात्मक शोध जो होता है, इसका जो अंतिम चरण होता है, अंतिम स्टेप जो होती है वो होती है आपकी निष्कर्ष। ठीक है, क्या निष्कर्ष निकला? ये क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। इसके बाद 71 नंबर का अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ये किस प्रकार का प्रश्न है? ये आपका किस प्रकार का प्रश्न है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, बल्कि पूछा ये जा रहा है कि ये जो सवाल है ये किस तरह का प्रश्न है? स्मृति संबंधी है, विचारोत्तेजन है, या तर्क संबंधी है, विकासात्मक है? तो एक स्मृति से रिलेटेड है, यानी कि इसके बारे में आपको जानकारी होगी तो आप आसानी से बता देंगे। यानी कि ये इसके बारे में आपको याद होगा, स्मृति में होगा, आपकी मेमोरी में होगा, तो आप इसे आसानी से बता देंगे। इसके बाद अगला सवाल है आपका, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न, एकांतर प्रश्न, एकांतर पद वाला प्रश्न, या लघुत्तरीय प्रश्न, या मिलान पद वाला प्रश्न। तो यहाँ पर जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा ये ऑब्जेक्टिव की तरह होता है, यानी कि ये तो आपका डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव है ही। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके सामने एकांतर पद। ठीक है, ये भी आपका वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न ही होते हैं। मिलान पद वाले, जिसकी मिलान दिए हुए रहते हैं, इधर कुछ आपके वर्ड लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, एक साइड में, और दूसरी साइड में कुछ वर्ड लिखे हुए रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली का लाल किला कहाँ पर है, तो इधर आपका लिखा हुआ रहेगा नई दिल्ली। ठीक है, लाल किला आपसे पूछा रहा है, लाल किला कहाँ, इधर रहता है लिखा हुआ नई दिल्ली। तो इस तरह से आप जो मिलान करते हैं ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहते हैं। लेकिन जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें आपको राइटिंग करना होती है, यानी कि आंसर डायरेक्टली लिखना होते हैं। तो ये आपका बहुउत्तरीय जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस कैटेगरी में नहीं आता है, चाहे वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया या फिर लघु उत्तरीय हो गया, चाहे विस्तृत उत्तरीय हो गया, ये सारे के सारे वस्तुनिष्ठ की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में नहीं आएंगे। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और आप इसे अच्छे से देख लेंगे एक बार। और अगला सवाल यहाँ पर आपसे है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये एनसीईआरटी का कथन है। ठीक है, अगर यहाँ पर मूल्यांकन की डेफिनेशन आपसे लिखने के लिए आए तो आप एनसीईआरटी के शब्दों में लिख सकते हैं कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और एनसीईआरटी ने ये कहा है, ये सन 2022 में आपकी परीक्षाओं में आ चुका है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग कौन कौन से हैं? बालक, समाज, विषय वस्तु, ये तीनों शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। ये सवाल रिपीट हुआ है, पहले भी मैं इसे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगला सवाल आपका, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो अनुप्रयोग है ये बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अगले सवाल की ओर देखते हैं, और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं, 50 अंक प्राप्त करना क्या कहलाता है? ये सवाल भी इसी टाइप का सेम इसी तरह का सवाल अभी ऊपर निकल चुका है, ये मापन होता है। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? निष्कर्ष, ये सवाल भी रिपीट हुआ है यहाँ पर। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, कठोरता होगा आपका, कठोरता उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, बल्कि वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। ये वाला जो प्रश्न है ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसमें भी ये प्रश्न आ सकता है, और आपको लिखना होगा वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। अगर आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछता है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं लिखिए, तो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये आपकी उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल आपका, ज्ञान बोध अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ये आपका संज्ञानात्मक पक्ष से है। ज्ञान बोध अनुप्रयोग का जो संबंध है मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से है। ठीक है, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपका 80 नंबर का, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की ये प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एस.एस. स्टीवेंस का कथन है, ये बार बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है,
तो इसे आप ध्यान रखें। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, ये SS स्टीवेंस जी ने कहा है। तो अगला सवाल हम यहाँ पर देख लेंगे। अगला सवाल आपका 81 नंबर का, मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल आपका, शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य? जो शैक्षिक नवाचार है उससे आपका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आपका होगा अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, या फिर शिक्षण विधि में नवाचार, या उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम प्रक्रिया में भी नवाचार और शिक्षण विधि में भी नवाचार, ये दोनों क्या है? ये शैक्षिक नवाचार में ही अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सा वाला, उपयुक्त दोनों। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल आपका मूल्यांकन अनुरूप है, किसके? मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा विधि के। मूल्यांकन किसके अनुरूप है? विधि के अनुरूप है। और अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है वो कौन सा होता है? विश्वसनीयता। ठीक है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा ही परिणाम देता है, यानी कि रिजल्ट चेंज नहीं होता है, तो ये विश्वसनीयता ही होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर देखे ओल्ड क्वेश्चंस, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया। तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से रिपीट करके जरूर चेक कर लें, दोबारा से देख लें, चाहे 2x स्पीड में देख लें, ताकि जल्दी आपकी वीडियो समाप्त हो जाए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। और अगली वीडियो में आपको अति लघु 3% भी करा दिए जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसके बाद अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के जो आपके पेपर हैं वो सॉल्व करा दिए जाएंगे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर